हमारा जो आज का बाजार था उसके अंदर मोटे मोटे तौर से नेगेटिव न्यूज देखने को मिली, लेकिन जो निफ्टी बैंक है और निफ्टी फार्मा इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। इसी के साथ साथ 4 बजे के आसपास जब बाजार बंद हुआ तो हमारे जीडीपी के नंबर आए जो कि सरप्राइजिंग थे। हमने बीट कर दी है एक्सपेक्टेशंस को। और इसी के साथ साथ जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज करा है। मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे और ना ही बढ़े हैं। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए कि मंडे को इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है और यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर का कैपिटल इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जीडीपी के नंबर के साथ। जो हमारा जीडीपी का नंबर है Q4 का जो आया वो 7.8 का आया और जो रियल जीडीपी के नंबर आए वो 7.7% के आसपास के आए। और ये जो नंबर थे ये अनएक्सपेक्टेड नंबर थे क्योंकि ये जो ईरान वॉर हो रही थी इन सबको देख करके ये लग रहा था कि 7% के आसपास जो हमारे जीडीपी के नंबर है वो रहने चाहिए। जो अगले क्वार्टर के लिए प्रोजेक्शन की गई उसमें थोड़ी सी कटौती की गई। अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन मेरा आपसे है और बाहर देश के अंदर इसकी चर्चा काफी ज्यादा होती है कि ये जो जीडीपी के नंबर हमारे 7.8%, 7.4% के आते रहते हैं, क्या ये रियल में ऐसा है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा इस डेटा पॉइंट को देखो। जितने भी हमारे गुड रिलेटेड जैसे कि मर्चेंडाइज, इससे रिलेटेड जो हमारा डेफिसिट रहा है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो $240 बिलियन के आसपास था और FY25 के अंदर ये बढ़ के हो गया था $282 बिलियन के आसपास और करंटली ये पहुंच गया है $333 बिलियन के आसपास। तो अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल से जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। यहां पे मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, कोई सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। अब ये जो गुड्स के अंदर ये डेफिसिट आ रहा है ये एक्चुअली एक बड़ा कंसर्निंग नंबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो हमें ये पता है कि जो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी एक मेजर इशू क्या चल रहा है, एआई का, राइट। अब एआई की वजह से जो सर्विसेज है उसकी डिमांड कम होगी। तो अगर हमारे जो गुड्स का डेफिसिट है ये हर साल के लेवल पे जो बढ़ता जा रहा है लास्ट 3 सालों से और जो सर्विसेज के रेवेन्यू है ये कम हो गए तो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा जब जब आईएनआर फॉल होता है तब तब आईटी सेक्टर को काफी बेनिफिट होता है, बात ठीक है। लेकिन इस समय पे जो हमारे Q4 के रिजल्ट आए हैं, हमारी जो आईटी कंपनीज है उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है 3%, 4%, 6% की प्रोजेक्शन है, ग्रोथ प्रोजेक्शन है जो हमारे टॉप टियर आईटी कंपनीज है। मतलब क्या है कि गुड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, अब जो हमारी सर्विसेज वाला सेगमेंट है ये भी स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। प्रॉब्लम इससे ये हो रही है कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं वो दबा करके कम हो रहे हैं। और इसके बाद एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प करता था अभी तक, कि जो रेमिटेंसेज हैं, मतलब जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं वो अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, क्या वो भेजते रहेंगे? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये डेटा देखो कि जो हमारी सरकार है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से कह रही है कि हमारे देश के अंदर आप पैसा डालो और आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसको हटा दिया जाएगा। इससे क्या आईएनआर यहां पर स्ट्रांग हो सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि आईएनआर स्ट्रांग हो पाए। अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं यूएस के अंदर तो लेट से 100 रुपए इस समय पे मनी सप्लाई में है यूएसए के अंदर, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो ये जो 100 रुपए हैं ये बढ़ करके हो सकते हैं 120 रुपए। और वहीं पे अगर इंडिया के अंदर 100 रुपए है इस समय पे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये कम हो करके 90 रुपए के आसपास आ जाएंगे। मतलब जो आईएनआर है हमारा ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है जब इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है। कम होता है तो लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी हटाई जाती है। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं क्योंकि यूएस के अंदर मान लो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है एग्जांपल के तौर पे और इंडिया के अंदर 8% मिल रहा है, तो यूएस का पैसा इंडिया में आ जाएगा क्योंकि जो हमारी सरकार है वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। और अगर आईएनआर स्ट्रांग करना है तो आपको यहां पे रेट इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे आईएनआर स्ट्रांग होगा और बॉन्ड की जो यील्ड है ये सस्टेनेबल और अट्रैक्टिव बन जाएंगे। जो आरबीआई है वो कह रही है कि मैं इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकती और ना ही मैं बढ़ा सकती हूं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन से। मतलब क्या है कि आज की डेट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5.1 का इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन और जो फोरकास्ट थी वो थी 4.6 की। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन यहां से बढ़ रहा है। अगर आपको इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन नहीं पता तो सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर बढ़ेगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट नहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ते हैं। वहीं पे अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट कट करके यहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब आज की डेट के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया। अब स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन, क्वांटिटेटिव ईजिंग और रेट कट से बहुत ज्यादा अलग है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और जो गवर्नमेंट है उसके पास स्कोप नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट कट या फिर बढ़ा दे। ऐसा क्यों होता है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप रेट कट कर दोगे मतलब लिक्विडिटी आ जाएगी आपकी इकोनॉमी में और जो इन्फ्लेशन है ये और तेजी से बढ़ने लगेगा। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, इंटरेस्ट रेट हाई करना है ताकि इन्फ्लेशन मतलब जो डिमांड है उसको मारा जा सके। तो जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है आप इसको किल करने की कोशिश कर रहे हो। अब स्टैगफ्लेशन कब आता है? जब आपकी इकोनॉमी के अंदर ना ग्रोथ है और इसी के साथ साथ ना लिक्विडिटी है। जब ये दोनों ही नहीं है और इसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप कहते हो कि मैं स्टैगफ्लेशन के अंदर आ गया हूं, जहां पे मैं ग्रोथ को टारगेट नहीं कर पा रहा और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो लिक्विडिटी कट करना है वो भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि लिक्विडिटी कट कर दी तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी, जॉब लॉसेस हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। हम इस चीज से कैसे डील कर सकते हैं? हम उम्मीद लगा रहे हैं कि यूएसए आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट को कट कर देगा। अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट को कट कर देता है तो जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रांग होगी और अगर वो स्ट्रांग हो गई तो हम अपना जो रेट कट है वो कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हो ये कितनी सारी चीजें हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसको सिंपल तरीके से आप ये समझो कि अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि ना आप काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो और ना ऐसी सिचुएशन है कि आप अपनी ग्रोथ को रोक सकते हो। मतलब क्या है कि आप फंसे हुए हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई का डेटा कह रहा है। कुछ टाइम पहले ब्लूमबर्ग ने अनाउंस करा कि भाई हमारे देश ने गोल्ड रिजर्व बेचे। अब आरबीआई आता है और कहता है नहीं हमने नहीं बेचे। अब जो ब्लूमबर्ग है वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनी है। अब वो कह रही है कि आपने मई के अंदर बेचे हैं। अब जो आरबीआई है वो कह रहा है मैंने अप्रैल तक का डेटा आपको दे दिया है। तो दोनों का जो क्वेश्चन है और जो उसका आंसर है वो इररिलेवेंट है। ठीक है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितने टन ऑफ गोल्ड हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ था उतना ही पड़ा हुआ है, लेकिन गिरने के वजह से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। अब जब ये डेटा सामने आएगा कितना है कितना नहीं है इसके बारे में नहीं पता। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय पे चल रही है इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पे एफआईआई डरे हुए हैं, इवन इंडियन इन्वेस्टर को भी डरना चाहिए। हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्कैम निकल के आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पे निकल के आया है राजेश एक्सपोर्ट, जो कि गोल्ड जेम को माइन करने में और एक्सपोर्ट करने में, ट्रेड करने में काम करती है। यहां पे निकल के आया कि 15.15 लाख करोड़ के ऊपर एक क्वेश्चन लग गया है। सेबी ने एलिगेशन लगाया है राजेश एक्सपोर्ट के अगेंस्ट। ये एलिगेशन है, एज ऑफ नाउ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये एलिगेशन लगते ही आप देखो ये ऑल टाइम हाई से वैसे ही गिर रहा था और एलिगेशन जैसे ही लगे उसके बाद तो फ्री फॉल होना ये शुरू हो चुका है। अब ये कंपनी बेसिकली कर क्या रही थी कि जो की सब्सिडरी कंपनी है वो मेन रेवेन्यू कमा रही थी। ये कंपनी ऑलमोस्ट ना के बराबर रेवेन्यू कमा रही थी। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो क्लैरिटी है वो हमें नहीं मिल रही। आप आते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बता देते हो कि ये मेरे टॉप लाइन, ये मेरे बॉटम लाइन है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई कौन करेगा? अकाउंट टीम करती है नॉर्मली। अब अगर उनके अकाउंट के अंदर ही इशू निकल करके आ गया तो आप क्या करोगे? जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने 10% के आसपास स्टेक खरीदा हुआ है और जैसे जैसे शेयर गिरता रहा इनका जो स्टेक है वो बढ़ता रहा इस कंपनी के अंदर। अगर आप एफआईआई को देखोगे तो एफआईआई ने भी यहां पर जो स्टेक है उसको कांस्टेंट रखा है 14% के आसपास। तो आपको क्या लगता है ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहां पे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे हैं, जब वो एक बार हाथ जला लेंगे तो क्या वो वापस इंडियन कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। और हमारी जो छवि बनेगी वो ये बनेगी कि इनकी कंपनीज मतलब इंडियन कंपनीज जो होती हैं उनके अकाउंट्स में ज्यादातर दिक्कत निकल के आती है। और ये सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट के साथ नहीं हुआ, यहां पर एक और कंपनी है जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। अगर आप लास्ट एक साल की बात करोगे तो ये लगातार गिरती रही कि एक्सपेक्टेशंस को
48% से अंडर परफॉर्म करा। यहां पर भी निकल के आया कि इनके अकाउंटेंसी के अंदर एक मेजर इशू है। ये बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और ये कहां पर पैसा लगा रही है, फोकस नहीं है, नई चीजें बिल्ड कर रहे हैं, पुरानी चीजें प्रॉफिटेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है ये ऑल ऑफ द सडन अपना बिजनेस मॉडल चेंज करता है ना। इसमें आप समझ पाओगे कुछ, ना मैं समझ पाऊंगा, FII DIS तक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो क्लैरिटी है डॉक्यूमेंट की, और अगर कोई ये इस तरीके का स्कैम करता है तो उसके साथ क्या होता है, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इसी वजह से FII के लिए भी ऐसी कंपनियों पे भरोसा रखना काफी मुश्किल होगा। HDFC बैंक के ऊपर भी काफी बड़े बड़े एलिगेशन इस समय पे लगे हुए हैं। अब उसके ऊपर भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए 22% से वो वाली कंपनी भी गिरी हुई है। तो ये जो एलिगेशंस का माहौल है ये बहुत ही गलत बन गया है। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कोई ना कोई ऐसी कंपनी निकल के आती है जिस पे एलिगेशन लगते हैं। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी एलिगेशन लगा कि उसने गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के जो पैसे थे उसे मिसयूज करा। गवर्नमेंट सोची थी उसके अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अब ऐसे अगर इशू निकलने लग गए जिसको एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर तो एनालाइज नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? क्योंकि आप सोचो कि भाई म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसे सही जगह लगाएंगे, और म्यूचुअल फंड वालों ने खुद इन जगह पे पैसा लगाया हुआ है, वही नहीं पकड़ पा रहे, LIC नहीं पकड़ पा रही। ये जो पैसा खोएगा या जो खो चुका है इन जैसी कंपनीज के अंदर LIC का, वो किसका पैसा है? वो आपका पैसा और मेरा पैसा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर LIC तो लॉस करती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के ऊपर से जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। सेबी के ऊपर से जो भरोसा है वो बाहर के लोगों का उठ सकता है, क्योंकि रिसेंटली ये जो राजेश एक्सपोर्ट का निकल के आया ना, ये भी 2-4 इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कंप्लेन करी सेबी के अंदर कि ये जो बता रहे हैं ये रियलिटी से बहुत ज्यादा अलग है। तब सेबी ने यहां पर इन्वेस्टिगेट करा। तो याद रखना कि कितनी चीजें सही हैं, कितनी चीजें गलत हैं। स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में अब ये एक ग्रे एरिया बन चुका है, और मुझे लगता है अगर ये जो सिचुएशन खराब हो रही है, इससे काफी सारी कंपनीज ऐसी निकल के आएंगी जो कि ऊपर ऊपर से फंडामेंटली स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन अंदर से शायद वो खोखली हो सकती हैं। तो इसके ऊपर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अब ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की, क्योंकि आप याद रखो जब भी अंधेरा होता है तो रोशनी कभी ना कभी तो बाहर आएगी। एज ए इन्वेस्टर आपके हाथ में क्या है? अगर आप FD करोगे तो जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, पहली चीज वो टैक्सेबल होंगे, दूसरी चीज वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर रिटर्न बन नहीं रहे हैं, एवरेज रिटर्न है, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट कर सकते हो अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो। इवन अगर आप US में भी इन्वेस्ट करते हो और कोई रैंडम कंपनी चूज करते हो तो भाई 60% क्रैश हो जाती है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास क्या है? अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ और पैसे को डाइवर्सिफाई करो। मेरा मानना यह है कि जो सिचुएशन आज की डेट में है, आप नहीं पता लगा सकते कौन सी कंपनी कहां पर डूब सकती है। तो मेरे हिसाब से किसी भी एक कंपनी के अंदर 3%, 5% से ज्यादा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो के अंदर 15 से 20 कंपनीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ताकि कोई एक स्टॉक मर भी गया, मैं कह रहा हूं 5 स्टॉक मर भी गए तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, यूएस के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए बड़ी कंपनीज में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, टेस्ला होगी, मेटा होगी, अमेजॉन होगी, बड़ी कंपनियां हैं। AI से जो मैक्सिमम फायदा होने वाला है स्टेबिलिटी के साथ, कम वोलेटिलिटी के साथ, वो भी इन्हीं कंपनीज को होने वाला है। तो याद रखो लॉन्ग टर्म में चीजें सेटल हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा ये सिचुएशन चले, कभी अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है, लेकिन ये कंसर्निंग चीज है। तो इस सब का आंसर सिर्फ एक है, पढ़ो, लिखो और समझने की कोशिश करो कि आप क्यों खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो। हर चीज के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कौन सी कंपनी कितनी गिरेगी नो वन नोस। KPIT गिर सकती थी नहीं, बट वो भी 30-40-50% गिर गई। डिक्सन अच्छी लग रही थी, वो भी 30-40-50% गिर गई। हो सकता है यहां से रिकवर कर लेंगे बिजनेस अगर उनका अच्छा है तो, लेकिन याद रखो आपको लॉस लेना आना चाहिए। 20%, 30% किसी भी एक स्टॉक के अंदर हो गया लॉस, मेरे ख्याल से निकल जाओ अगर आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं है कि भाई जहां लॉस हो रहा है पैसा वहीं से बनाना है। भाई पैसा बनाने से मतलब है एक कंपनी में दिक्कत है वहां से बेचो, कहीं और चले जाओ। आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, अडेप्टेबल होना पड़ेगा। बाय एंड होल्ड कुछ नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा रिस्क बन जाता है इन लॉन्ग रन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।